Hello students, welcome to your social science class 8th. Today we will discuss the question answers of part E of chapter number 14 history, the nationalist movement 1870 to 1947. Let's start with first question of part E. Who were the moderates? Moderates कौन थे? What were their main demands? उनकी main demands क्या थी? The answer is the early phase of Congress was influenced by the leaders who were referred as moderates. कांग्रेस का जो शुरुआती दौर था वो मॉडरेट लीडर्स के द्वारा प्रभावित हुआ. उन्हें मॉडरेट लीडर्स कहा जाता था. मॉडरेट्स हैड कंप्लीट फेथ इन ब्रिटिश. मॉडरेट्स का ब्रिटिश में कंप्लीट फेथ था. दे अडॉप्टेड मॉडरेट वेज टू परस्यू देयर गोल्स. उन्होंने अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मॉडरेट वेज का यूज़ किया. देयर मेन डिमांड्स वर, उनकी मेन डिमांड थी. फर्स्ट वन इज हैव रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन द होल कंट्री फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल. लोगों की वेलफेयर के लिए पूरी कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करना. क्रिएट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन ऑल प्रोविंस. प्रोविंस होता है स्टेट. सभी स्टेट्स में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन्स लॉ मेकिंग बॉडीज़ की स्थापना करना. रिक्रूट इंडियंस फॉर हायर पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन. गवर्नमेंट की जो हाईएस्ट पोजीशंस हैं वहाँ पे इंडियंस को भर्ती करना. होल्ड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंडिया. इंडिया में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होल्ड करवाना. इंश्योर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट. इंश्योर होता है मेक श्योर. तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और इंडियन इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को श्योर करना, मतलब उसे बढ़ावा देना. ये कुछ डिमांड्स थी मॉडरेट लीडर्स ऑफ कांग्रेस की. सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय एनी टू मास मूवमेंट्स टुवर्ड्स इंटेंसिफाइंग द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. किन्हीं दो मास मूवमेंट्स के बारे में बताओ जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. तो आप किन्हीं भी दो मास मूवमेंट्स के बारे में लिख सकते हो. द टू मास मूवमेंट्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू इंटेंसिफाई फॉर फ्रीडम स्ट्रगल वर. दो मास मूवमेंट जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वो थे. फर्स्ट वन इज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. Mahatma Gandhi said British rule was established and survived in India with the cooperation of Indians. महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में तभी एस्टेब्लिश हुआ था, सरवाइव हुआ था क्योंकि इंडियंस उन्हें कोऑपरेट कर रहे थे. तो इंडियंस की कोऑपरेशन के साथ ही ब्रिटिश रूल इंडिया में सेटअप हुआ था. इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स एंड स्वराज वुड कम. अगर इंडियंस उन्हें कोऑपरेट करने से मना कर देंगे तो ब्रिटिश रूल अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और स्वराज मीन्स सेल्फ रूल सेटअप हो जाएगा. द कांग्रेस सेशन एट नागपुर रेटिफाइड गांधीजीज कॉल फॉर नॉन कॉरपोरेशन नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट. तो कांग्रेस का सेशन हुआ था नागपुर में जिसमें महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन की आवाज़ उठाई थी. नॉन कॉरपोरेशन का मीन्स होता है कि वो अब गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे. It directed against the injustice done by the British in Punjab and Turkey. तो ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के इनजस्टिस के खिलाफ था. जो ब्रिटिशर्स पंजाब और टर्की के लोगों के साथ इनजस्टिस अन्याय कर रहे थे तो वो डायरेक्टली नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट उस इनजस्टिस के खिलाफ था. इट बिगेन विद, ये किस तरह से शुरू हुआ, बायकॉट ऑफ लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड कोर्ट्स. तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया यह आंदोलन बायकॉट होता है रिफ्यूज. पीपल्स के द्वारा लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट ऑफिसर, कोर्ट को रिफ्यूज करने के साथ ही स्टार्ट हुआ. हड़ताल्स हुई, स्ट्राइक्स हुई. तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी इस मूवमेंट की. सेकंड मास मूवमेंट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. On March 12, 1930, Gandhiji began his epic Dandi march from Sabarmati to Dandi. मार्च 12, 1930 को महात्मा गांधी ने अपनी
यात्रा शुरू की, डांडी से लेके साबरमती से लेके डांडी तक, इसलिए इस जो यात्रा को डांडी मार्च कहा जाता है। ही वॉज अकम्पेन्ड बाय 78 वर्कर्स, उनकी कंपनी 78 वर्कर्स ने की, मतलब उनके 78 सपोर्टर थे। दे मेड साल्ट फ्रॉम द सी एंड ब्रोक द ब्रिटिश लॉ ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ साल्ट इन इंडिया, उन्होंने सी से साल्ट बनाया और ब्रिटिशर्स के कानून को तोड़ा कि वो इंडियंस हैं वो साल्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, तो महात्मा गांधी ने इस लॉ को ब्रोक किया। ड्यूरिंग दिस स्कूल्स वर बायकॉटेड, फॉरेन गुड्स वर बर्न्ड एट्सेट्रा, तो इस मूवमेंट के दौरान स्कूल्स को बायकॉट किया गया, फॉरेन गुड्स को जलाया गया। ये कुछ एक्टिविटीज थी इस मूवमेंट की। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड गांधी जी गिव ए कॉल टू स्टार्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्यों बुलाया। विच एक्टिविटीज़ गेव मोमेंटम टू दिस मूवमेंट, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई जिन्होंने इस मूवमेंट को गति प्रदान की। तो अभी हमने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा, तो हम सेम ही लिखेंगे। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी सेड ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश एंड सर्वाइव्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, महात्मा गांधी ने कहा था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टेब्लिश, सेटअप और सर्वाइव इंडियंस के कोऑपरेशन के साथ ही हुआ है। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स एंड स्वराज वुड कम, अगर इंडियंस कोऑपरेट करने से मना कर देंगे तो जो ब्रिटिश रूल है वो स्टॉप हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा, मतलब सेल्फ रूल सेटअप हो जाएगा। कांग्रेस सेशन एट नागपुर रेटिफाइड गांधी जीज कॉल फॉर नॉन कॉरपोरेशन नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, नागपुर में कांग्रेस के सेशन में, कांग्रेस की मीटिंग में महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। नॉन कॉरपोरेशन का मीन्स होता है नॉट टू कोऑपरेट विद गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। इट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द इनजस्टिस डन बाय द ब्रिटिश इन पंजाब एंड टर्की, यह मूवमेंट डायरेक्टली पंजाब और टर्की में लोगों के साथ हो रहे इनजस्टिस के खिलाफ था, जो ब्रिटिश पीपल है वो कर रहे थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स पंजाब और टर्की में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय कर रहे थे। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट डायरेक्टली उसके अगेंस्ट था। इट बिगेन्स विद, इसकी एक्टिविटीज़ हैं रिनाउंसिंग ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स गिवन बाय द ब्रिटिश, पीपल्स ने ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए हुए टाइटल्स और ऑनर्स को रिनाउंस कर दिया, गिव बैक, उन्हें वापस दे दिया, मतलब उन्हें रिफ्यूज कर दिया। बायकॉट ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का बायकॉट किया गया। बायकॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स के द्वारा स्कूल और कॉलेजेस का बायकॉट किया गया। ओपनिंग ऑफ जामिया मिलिया एट अलीगढ़, अलीगढ़ में जामिया मिलिया, मतलब ये मुस्लिम्स का जो स्कूल होता है वो ओपन किया गया। और काशी विद्यापीठ एट बनारस, और बनारस में काशी विद्यापीठ ओपन किया गया। बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड कोर्ट्स, गवर्नमेंट के ऑफिसेज और कोर्ट्स का बायकॉट किया गया। बोन फायर्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड कोर्ट्स, फॉरेन गुड्स विदेशी सामान को और कोर्ट्स को बोन फायर किया गया, जलाया गया। स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में स्ट्राइक्स हुई। यू कैन राइट एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से कोई भी 5 आप लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब 2 मेन फीचर्स ऑफ ईच ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एज वेल एज 1935। आपने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की 2 मेन फीचर्स बतानी है। द आंसर इज, सबसे पहले हम लिखेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। 1909 की मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की क्या मेन फीचर थी। फर्स्ट वन इज सेपरेट इलेक्ट्रेट वर ग्रांटेड टू द मुस्लिम्स, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्ट्रेट ग्रांट किए गए। दिस एक्ट मेड द सेंट्रल लेजिस्लेचर बाईकैमरल, इस एक्ट ने जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसे 2 हाउसेज वाला, बाईकैमरल मीन्स होता है विच हैज़ 2 हाउसेज, जिसके 2 हाउस होते हैं, तो सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाईकैमरल बना दिया।
The act provided for the establishment of public service commission in India for the first time. इस एक्ट के बाद इंडिया में पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया गया, सेटअप किया गया. सेकंड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 की मेन फीचर. फर्स्ट वन इज डायरेची. डायरेची मीन्स होता है ड्यूअल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट प्रोविंशियल लेवल. स्टेट लेवल पर ड्यूअल गवर्नमेंट सेटअप की गई. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 मेड द प्रोविजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 ने सेंट्रल और प्रोविंशियल होता है स्टेट के जो सब्जेक्ट हैं उनका क्लासिफिकेशन कर दिया था, उन्हें अलग अलग कर दिया था. थर्ड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. इसकी क्या मेन फीचर्स थी? द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन. डायरेक्ट इलेक्शंस का इंट्रोडक्शन किया गया. इट एबोलिशेस डायरेची इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस. इसने ड्यूअल गवर्नमेंट को, डायरेची को स्टेट से एबोलिश कर दिया, स्टॉप कर दिया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसकी जगह पे इंट्रोड्यूस किया. मतलब डायरेची को ख़त्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया. फिफ्थ क्वेश्चन. क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द फाइनल ब्लो टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. गिव आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट फाइनल ब्लो था ब्रिटिश रूल को इंडिया में, तो इसके सपोर्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दें. द आंसर इज इट वाज द लास्ट मूवमेंट लॉन्च्ड इन 1942. यह लास्ट आंदोलन था जो 1942 में लॉन्च किया गया. नो सच मूवमेंट टुक प्लेस बिफोर 1947. 1947 से पहले ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं हुआ था. द ब्रिटिशर्स वर टेरिफाइड बाय दिस मूवमेंट. ब्रिटिशर्स इस मूवमेंट से डर गए थे, कांप गए थे और एंग्री हो गए थे. मैनी पीपल participated in this movement being inspired by Mahatma Gandhi's mantra do or die and shook the foundation of the government. बहुत सारे लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया क्योंकि वो महात्मा गांधी के मंत्र डू और डाई, करो या मरो से इंस्पायर हुए थे, मोटिवेट हुए थे. उन्होंने गवर्नमेंट की फाउंडेशन को हिला दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव को इंडिया में हिला दिया था. British government aware of the fact that their days were numbered. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह एहसास हो गया था कि अब इंडिया में उनके दिन ख़त्म हो गए हैं. द कैबिनेट मिशन वाज सेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर एटली इन 1946. इस मूवमेंट के बाद 1946 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर एटली के द्वारा इंडिया में कैबिनेट मिशन को भेजा गया टू प्रोड्यूस फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, कि वो इंडिया की इंडिपेंडेंस की तैयारी करें. तो उन्होंने इंडिया में अपना प्लान बनाया था, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके बताए थे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.